हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, ऋचा की बेवकूफी। राधिका को लगा कि अथर्व ऋचा की बातों पर विश्वास कर रहा है, इसलिए वो अपनी सफाई देते हुए बोली, अंडस्को मेरा यकीन करो। अथर्व जोर से चीखकर बालकनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंडस्को मैंने कहा बालकनी में जाओ। राधिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़ते हुए बालकनी की ओर चली जाती हैं। दिल ही दिल में ऋचा बहुत खुश होती है कि अथर्व उसकी तरफ है, लेकिन ऋचा के इस भ्रम को तोड़ते हुए अथर्व सख्त आवाज में कहता है, अंडस्को ऋचा तुम राधिका को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी। ऋचा भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, अंडस्को अथर्व बताया तो तुम्हें, वो लड़की मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही थी और उल्टा मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। अथर्व चिढ़ते हुए बोला, अंडस्को ऋचा मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम सच बता रही हो या मैं कैमरास फुटेज देख लूं। तुम्हें तो पता होगा यहाँ पहले से कैमरास लगे हुए हैं। ऋचा अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होते हुए अपने आप को कोसते हुए मन में बोली, अंडस्को मैं ये कैसे भूल गई। यहाँ कैमरास मैंने ही लगवाए थे। अथर्व जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अंडस्को ऋचा मैंने कुछ पूछा है, क्या हो रहा था यहाँ। ऋचा गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल टोन में बोली, अंडस्को ओके, मुझे तुमसे मिलना था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो उस लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की को यहाँ देखकर मुझे गुस्सा आ गया। और तुम। ऋचा उदासी भरी आवाज में आगे कहती है, अंडस्को और तुम तो जानते ही हो, तुमने कल ही मेरा दिल तोड़ा है। मुझे लगा मुझे मना करने के पीछे उस लड़की कहा था तो बस मुझे गुस्सा आ गया। अथर्व गुस्से से बोला, अंडस्को तुम अपने गुस्से की वजह से किसी की जान ले सकती थी ऋचा, और मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है। अथर्व बिना किसी भाव के आगे कहता है, अंडस्को अच्छा हुआ तुमने अब तक अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई थी, वरना मैं पहले ही तुमसे दूर हो जाता। ऋचा उदास होते हुए बोली, अंडस्को जानती हूँ अथर्व, तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा है, लेकिन इसमें मुझे जॉब से क्यों निकाला। तुम पूरी तरह से मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। अथर्व सख्त आवाज में बोला, अंडस्को कर सकता हूँ, और तुम भी जानती हो ऋचा ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ से चली जाओ। ऋचा जल्दी से बोली, अंडस्को मैं ऐसे नहीं जाने वाली। तुम मेरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें उस लड़की का भी नहीं होने दूंगी। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस्को तुम राधिका की बात कर रही हो। ऋचा बोली, अंडस्को हाँ, वही लड़की जिसके साथ तुम 2 दिनों से रह रहे हो। अथर्व इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाते हुए बोला, अंडस्को हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं उस लड़की का हो गया हूँ तो। मुझे उससे प्यार हो गया है तो। ऋचा हैरानी से अथर्व को देखती है और कांपती आवाज में कहती है, अंडस्को तुम मजाक कर रहे हो। अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अंडस्को नहीं, अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं सबूत के तौर पर राधिका को किस करके तुम्हें दिखा सकता हूँ, शायद तब तुम्हें यकीन हो जाए। ऋचा हैरानी से अथर्व को देखती है। अथर्व थोड़ा सख्त होते हुए कहता है, अंडस्को मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें नहीं देखना चाहता, हो सके तो मेरे नजरों के सामने मत आना, अब जाओ यहाँ से। ऋचा के पास कहने को कुछ नहीं था, वो इस वक्त अपने आप में लाचार महसूस कर रही थी। वो चुपचाप वहां से चली जाती है और अथर्व दूर लगा लेता है। अथर्व बाहर का डोर लॉक करके जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ता है। वहां राधिका एक कोने में खड़े होकर खोए जा रही थी। अथर्व जल्दी से राधिका के पास आता है और कहता है, अंडस्को हे रोना बंद करो। राधिका नजरें उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए रोने वाली आवाज के साथ बोली, अंडस्को आप मेरा यकीन करो, मैंने। अथर्व राधिका को बीच में ही रोकते हुए शांत आवाज में बोला, अंडस्को जानता हूँ, सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब अपने आंसू गिराना बंद करो। राधिका अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अंडस्को वो थोड़ी पागल थी क्या। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगा रही थी, कह रही थी मैंने उसके प्यार को उससे छीन लिया है, मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है, पता नहीं और क्या क्या कह रही थी। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी,
क्या आपने उन्हें सच बता दिया? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। अथर्व राधिका के गले पर उंगलियों के लाल निशान देखकर सनक जाता है और वो शांत आवाज में कहता है, अंडस को मेरे साथ अंदर चलो, मैं दवाई लगा देता हूँ। अथर्व राधिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है और एक ऑइंटमेंट लेकर राधिका के गले में उस ऑइंटमेंट को लगाने लगता है। राधिका के लिए ये थोड़ा अजीब था कि कोई उसे दवाई लगा रहा है और अथर्व के मन में कोई एहसास नहीं था, बस वो चाहता था कि राधिका के गले से दर्द और निशान दोनों गायब हो जाए। राधिका काफी अजीब नजरों से अथर्व को दवा लगाते हुए देख रही थी। अथर्व ने नोटिस कर लिया था कि राधिका उसे देख रही है लेकिन वो पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन काफी देर से राधिका की नजरें उसी पर महसूस होते देख अथर्व अपनी नजरें उठाकर राधिका की आंखों से मिलाते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, अंडस को मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें प्यार हो सकता है। राधिका जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर करते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, अंडस को ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे काफी बड़े हैं, मुझे आपसे प्यार क्यों होगा? अथर्व सीरियस टोन में बोला, अंडस को क्यों नहीं हो सकता? मैं अच्छा दिखता हूँ, पैसे वाला हूँ, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? और वैसे भी प्यार में उम्र सिर्फ एक नंबर के सामान होती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में बोली, अंडस को लेकिन मुझे यकीन है, मुझे आपसे प्यार नहीं होगा। लाइए दवाई मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा देती हूँ। अथर्व राधिका के जवाब से थोड़ा चिढ़ जाता है और वो राधिका को दवाई पकड़ाते हुए चिढ़ में कहता है, अंडस को लो पकड़ो, और तुम पहली लड़की हो जो मुझसे कह रही है कि उसे मुझसे प्यार नहीं होगा। राधिका दवाई को लेते हुए प्यार से जल्दी से बोली, अंडस को देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है। अथर्व सीरियस टोन में कहता है, अंडस को चलो कहीं तो हमारी सोच मिलती है, मुझे भी प्यार पर विश्वास नहीं है। राधिका हल्के हाथों से दवाई लगाने लगती है, तभी उसे ऋचा का ख्याल आता है और वो थोड़ा डरते हुए पूछती है, अंडस को अगर वो लड़की मुझे दोबारा मारने की कोशिश करती है तो? अथर्व थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अंडस को हाँ, वो ऐसा कर सकती हैं। राधिका डर के मारे अपना गला आराम से पकड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडस को मैं मरना चाहती हूँ लेकिन उस लड़की के साथ से तो बिल्कुल नहीं, आपने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले सो रही हूँ और वो मेरे घर अंदर घुसकर मेरा गला दबाकर मेरी जान ले। अथर्व बिना किसी भाव के कहता है, अंडस को सच कहूँ वो थोड़ी पागल है, कुछ भी कर सकती है। अभी तो मैं यहाँ था इसलिए तुम बच गई, लेकिन तब क्या होगा जब तुम अपने नए घर में चली जाओगी और तब वो तुम्हें मारने तुम्हारे घर आ जाएगी। राधिका हिम्मत करते हुए कांपती आवाज में बोली, अंडस को लेकिन उन्हें मेरा घर का पता कैसे पता चलेगा? और इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। अथर्व राधिका को थोड़ा डराते हुए कहता है, अंडस को जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जिससे नफरत करने लग जाती है तो उसे कभी माफ नहीं करती। वो बहुत अमीर है, सब पता लगा सकती है, तुम्हारा घर पता लगाना तो उसके लिए आम बात होगी। राधिका काफी ज्यादा डर गई थी। अथर्व राधिका को डरते हुए देख जल्दी से कहता है, अंडस को मेरे पास इसका एक उपाय है। राधिका जल्दी से पूछती है, अंडस को क्या, कैसा उपाय? एपिसोड 17 घर आने की खुशी। अथर्व राधिका को थोड़ा डराते हुए कहता है, अंडस को जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जिससे नफरत करने लग जाती है तो उसे जल्दी माफ नहीं करती। वो बहुत अमीर है, सब पता लगा सकती है, तुम्हारा घर पता लगाना तो उसके लिए आम बात होगी। राधिका काफी ज्यादा डर गई थी। अथर्व राधिका को डरते हुए देख जल्दी से कहता है, अंडस को मेरे पास इसका एक उपाय है। राधिका अथर्व की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख जल्दी से पूछती है, अंडस को क्या, कैसा उपाय? अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस को क्यों ना तुम कुछ दिन मेरे घर पर में रहने चलो, वहां तुम सुरक्षित रहोगी। राधिका पूछती है, अंडस को लेकिन वो वहां भी आ गई तो? अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस को नहीं, वो वहां नहीं आ सकती। मेरे घर में काफी ज्यादा लोग मेरी सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो मेरे घर में घुसना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, वहां तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। राधिका खुश होते हुए बोली,
अंडस्को आपका उपाय तो अच्छा है। राधिका फिर उदासी भरी आवाज में बोली, अंडस्को लेकिन मैं आपके घर में नहीं रह सकती। अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को क्यों नहीं रह सकती? ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों में जब ऋचा का गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम अपने नए घर में वापस जा सकती हो। राधिका थोड़ा कुछ सोचकर अथर्व की आंखों में बोली, अंडस्को तब भी मुझे ये ठीक नहीं लगता। वो क्या नाम है उनका? अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को ऋचा। राधिका जल्दी से आगे कहती है, अंडस्को हाँ ऋचा दी। वो मुझे यहाँ देखकर ही काफी नाराज हो गई थी। तो जब वो मुझे आपके घर में देखेगी तो पता नहीं क्या करेगी। अथर्व सीरियस टोन में बोला, अंडस्को कुछ नहीं करेगी। वो मेरे सामने तुम्हें कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। राधिका हैरान होते हुए बोली, अंडस्को क्या कहा आपने? डरने की जरूरत नहीं है। वो मुझे जान से मारने वाली थी। अथर्व, क्या आपको ये छोटी बात लगती है? अथर्व बिना कुछ कहे राधिका को देखे जा रहा था। इतने दिनों में आज पहली बार राधिका उसके सामने उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन अथर्व को इससे खुशी हुई और वो मुस्कुराने लगता है। राधिका अथर्व को मुस्कुराता देख हैरानी से कहती है, अंडस्को क्या हुआ? अथर्व सीरियस होते हुए ऑर्डर देते हुए कहता है, अंडस्को कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर में रह रही हो बस। राधिका जल्दी से कहती है, अंडस्को ये कैसी जबरदस्ती हुई? आपको ना और हाँ में मतलब नहीं पता है क्या? अथर्व कहता है, अंडस्को पता है, लेकिन मैं अपने दिल की ही करता हूँ। अथर्व बात बदलते हुए कहता है, अंडस्को मैं अभी वकील को कॉल कर देता हूँ। वो सेल डीड लेकर आ जाएगा, तुम उसमें साइन कर देना, फिर हम मेरे घर चलेंगे। अथर्व अपना मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है। राधिका जल्दी से अथर्व को रोकते हुए कहती है, अंडस्को सुनिए। अथर्व मोबाइल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अंडस्को अभी नहीं। राधिका शांत हो जाती है। अथर्व कहीं ना कहीं जानता था कि राधिका उसे मना करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने पहले ही बात सुनने से मना कर दिया। अथर्व अपना फोन लेता है और अपने वकील का नंबर डायल करते हुए बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड में लॉयर अशोक लूथरा अथर्व का फोन उठाते हैं और कहता है, अंडस्को हेलो सर, आपका काम हो गया है। बताएं मुझे पेपर्स लेकर कहाँ आना है? अथर्व होटल का एड्रेस बताते हुए कहता है, अंडस्को तुम द ग्रैंड न्यू होटल के लॉबी में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लॉयर अशोक लूथरा जल्दी से कहता है, अंडस्को ठीक है सर, आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट में वहां पहुंचता है। अथर्व शांत आवाज में कहता है, अंडस्को ओके। फिर वो कॉल कट कर देता है और कुछ सोचकर जल्दी से अपने अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट से नंबर हाउस घर नाम से सेव नंबर पर कॉल लगाता है। कुछ देर वेट करने के बाद लगभग 65 साल जितने आदमी की आवाज आती है और वो कहता है, अंडस्को जी कौन बोल रहा है? अथर्व जल्दी से कहता है, अंडस्को रामू काका, मैं अथर्व बोल रहा हूँ। अथर्व की आवाज सुनकर रामू काका जल्दी से खुशी भरी आवाज में कहते हैं, अंडस्को अथर्व साहेब आप जी बताए क्या काम था मुझसे? अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, अंडस्को रामू काका मैं घर आ रहा हूँ, आप मेरा रूम तैयार करवा दीजिए। रामू काका थोड़ा हैरानी भरी आवाज में बोले, अंडस्को साहेब आप सच कह रहे हैं? क्योंकि 1.5 साल से आप घर नहीं आए हैं। अब तो लगता है कि इस घर का कोई मालिक ही नहीं है। अथर्व शांत आवाज में कहता है, अंडस्को जानता हूँ मैं काफी वक्त से घर नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कुछ देर में घर आ रहा हूँ। रामू काका खुश होते हुए जल्दी से कहते हैं, अंडस्को ये तो खुशी की बात है साहेब, मैं अभी सर्वेंट से कहकर आपका रूम तैयार करवाता हूँ और आपका पसंदीदा खाना भी बनवा देता हूँ। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, अंडस्को रामू काका इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ कुछ देर रुककर ऑफिस जाऊंगा। अथर्व थोड़ा सोचते आगे बोला, अंडस्को और मैं कह रहा था, कोई एक गेस्ट रूम भी तैयार करवा दीजिएगा। रामू काका पूछते हैं, अंडस्को क्यों, कोई मेहमान आने वाला है साहेब? अथर्व बोला, अंडस्को हाँ। रामू काका जल्दी से पूछते हैं, अंडस्को तो आप बताए साहेब, मैं कौन सा गेस्ट रूम तैयार करवाऊं? अथर्व कुछ सोचते हुए बोला,
अंडरस्कोर रामू काका मेरे रूम के बगल वाले रूम साफ करवा दीजिए, वो सही रहेगा। रामू काका कहते हैं, अंडरस्को जी साहेब समझ गया। अथर्व कहता है, अंडरस्को अब मैं रखता हूँ। फिर अथर्व कॉल कट कर देता है। अथर्व रूम अंदर जाता है और अच्छे से तैयार होकर रेडी हो जाता है। अथर्व रेडी होकर रूम में आते हुए राधिका से कहता है, अंडरस्को तुम रेडी हो जाओ, हम देर में यहाँ से निकलेंगे। राधिका फिर से अथर्व की मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडरस्को मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, समझने की कोशिश कीजिए, ये सब थोड़ा अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अथर्व अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहता है, अंडरस्को कुछ दिन की बात है, मैं ऋचा को समझा लूंगा, तब तुम आराम से अपने घर चली जाना, और दोबारा मुझे दिखना भी मत। अथर्व सीधा पेंटहाउस से बाहर निकल जाता है और राधिका का मन उदास हो जाता है। अथर्व का अभी मन नहीं था कि वो राधिका से बिछड़े, वो खुद नहीं जाना था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, लेकिन वो राधिका को भी जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि राधिका कुछ दिन और उसके साथ रहे, और राधिका अथर्व पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, वो बस चाहती थी कि वह जल्दी से यहाँ से चली जाए। एपिसोड 18 राधिका का बड़ा कदम। अथर्व अपने पेंटहाउस से सीधा लॉबी में आता है। वहां पहले से ही उसका लॉयर अशोक लूथरा अपने हाथों से 2 फाइल पकड़े उसका इंतजार कर रहा होता है। अथर्व लॉयर अशोक लूथरा के पास जाता है। अशोक लूथरा अथर्व को देख जल्दी से कहता है, अंडरस्को सर एक बार और सोच लीजिए, आपके उस घर की कीमत करोड़ों में है, ऐसे ही किसी को भी वह घर दे देना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। अथर्व पहले ही राधिका के बिहेव से थोड़ा चिढ़ा हुआ था। वो अपना गुस्सा अशोक लूथरा पर निकालते हुए बोला, अंडरस्को लूथरा, ये ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाए। अथर्व थोड़ा अपनी अमीरी की शेखी बघारने हुए आगे बोला, अंडरस्को और वैसे भी समंदर में अगर एक बूंद पानी कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लूथरा जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए बोला, अंडरस्को हाँ सर आप सही कह रहे हैं। अशोक लूथरा उसी वक्त अपने मन में कहता है, अंडरस्को काश समुद्र से एक बूंद पानी मुझे भी मिल जाए। अथर्व अशोक लूथरा को ख्याल में डूबा देख हैरानी से कहता है, अंडरस्को तुम सोचते भी हो, ये तो कमाल की बात है। अशोक लूथरा अपनी बेइज्जती पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को क्या सर आप भी। लॉयर अशोक लूथरा थोड़ा सीरियस होते हुए एक फाइल अथर्व की तरफ बढ़ाते हुए आगे कहता है, अंडरस्को सर यह वह फाइल है जिसमें लिखा है कि मिस राधिका अपना घर आपके नाम कर रही हैं। अथर्व बिना कुछ कहे उस फाइल को ले लेता है। अशोक लूथरा दूसरी फाइल अथर्व की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अंडरस्कोर सर ये वो फाइल है जिसमें आप अपना घर राधिका के नाम करने जा रहे हैं, इन दोनों फाइल में आप दोनों की साइन चाहिए। अथर्व दूसरी फाइल भी लेते हुए कहता है, अंडरस्को ठीक है तुम यहीं रुको लूथरा, मैं अभी आता हूँ। लूथरा जल्दी से कहता है, अंडरस्को ओके सर। अथर्व वापस एलिवेटर की तरफ बढ़ जाता है। इधर अथर्व जल्दी से अपने पेंटहाउस में आता है और राधिका की तरफ बढ़ते हुए शांत आवाज में कहता है, अंडरस्को आओ इसमें साइन करो। राधिका अथर्व की तरफ आते हुए कहती है, अंडरस्को लाइए दीजिए। अथर्व जल्दी से राधिका को एक पेन और एक फाइल देता है। राधिका उस फाइल को खोलती है और उस फाइल में इधर उधर देखते हुए पूछती है, अंडरस्को कहाँ साइन करना है। अथर्व जल्दी से अपनी उंगली साइन करने वाली जगह पर रखते हुए कहता है, अंडरस्को यहाँ पर करो। राधिका उस जगह पर अपना नाम लिख देती है। अथर्व जल्दी से राधिका के हाथ से फाइल लेकर दूसरी फाइल उसे पकड़ता है और कहता है, अंडरस्को और यहाँ पर भी कर दो। राधिका उस जगह पर भी साइन कर देती है। फिर अथर्व दोनों फाइल लेता है और उसमें अपनी भी साइन कर देता है। फिर एक फाइल राधिका की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अंडरस्को ये फाइल तुम्हारे पास रहेगी, इसे संभाल कर अपने पास रखना। राधिका उस फाइल को अथर्व के हाथों से ले लेती है। अथर्व अपने हाथ में रखी फाइल की तरफ इशारा करते हुए राधिका को देखते हुए कहता है, अंडरस्को मैं अपनी इस फाइल को वकील को देख कर आता हूँ, तुम जब तक रेडी हो जाओ फिर हम मेरे घर के लिए निकलेंगे। राधिका बिना कुछ कहे धीरे से हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। अथर्व अपने रूम से बाहर निकल जाता है। राधिका जल्दी से अपने पैक किए हुए बैग में उस फाइल को रखती है और रूम से बाहर निकल जाती हैं
और जल्दी से दूसरी लिफ्ट से भागने लगती हैं। वो थोड़ी डरी हुई थी लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत रख नीचे ग्राउंड फ्लोर में आती है। तभी उसे वहां पर अथर्व दिखाई देता है, जो वकील से बात कर रहा था। राधिका अथर्व को वहां देखकर जल्दी से छुप जाती हैं और छुपकर अथर्व के जाने का इंतजार करती हैं। अथर्व वकील को फाइल देता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। राधिका अथर्व की नजरों में आने से बचने लगती हैं और वो कामयाब हो जाती है। अथर्व लिफ्ट के अंदर जा चुका था और लिफ्ट का दरवाजा बंद भी हो चुका था। राधिका जल्दी से होटल के बाहर आती है, तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर राधिका को देखकर कहता है, अंडस्को मैडम कहाँ जाना है। राधिका नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। वह अपने नए पुराने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि अथर्व उसे वहां आसानी से ढूंढ लेता, और ऋचा भी। राधिका थोड़ा रुककर बोली, अंडस्को यहाँ से दूर जाना है, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। टैक्सी ड्राइवर जल्दी से कहता है, अंडस्को ठीक है, कोई बात नहीं, जितने होंगे उतने दे देना। राधिका खुश होते हुए इस टैक्सी के अंदर बैठ जाती हैं और टैक्सी वहां से निकल जाती है। इधर अथर्व अपने रूम में वापस आता है और राधिका को आवाज लगाते हुए कहता है, अंडस्को चलो हमें चलना है। राधिका की कोई आवाज नहीं आती। अथर्व वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा जोर से कहता है, अंडस्को वॉशरूम में हो क्या। वहां से भी कोई आवाज नहीं आती। अथर्व को थोड़ा शक होता है और वो जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है। वॉशरूम पूरा खाली था। अथर्व गुस्से से चीखते हुए कहता है, अंडस्को राधिका एंग्री। अथर्व गुस्से से आग बबूला होने लगता है। वो रूम की चीजों को फेंकते हुए कहता है, अंडस्को वो भाग कैसे सकती हैं। एंग्री एंग्री। अथर्व जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को फोन लगाता है। बॉडीगार्ड को 1 सेकंड देर हो जाती है फोन उठाने में। अथर्व अपना पूरा गुस्सा उस पर उतारते हुए कहता है, अंडस्को वक्त पर एक फोन नहीं उठाया जाता तुमसे। एंग्री क्या कर रहे रहते हो तुम लोग दिन भर। वो लड़की यहाँ से भाग गई है, अभी के अभी उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। अथर्व गुस्से से कॉल कट कर देता है। अथर्व के बॉडीगार्ड्स होटल के पास ही थे। अथर्व जैसे ही उस बॉडीगार्ड का कॉल कट करता है, वो जल्दी से बाकी बॉडीगार्ड्स को चेतावनी देते हुए कहता है, अंडस्को वह लड़की भाग गई है, अगर हमें नहीं मिली तो हमारी जान जाएगी, जल्दी से उसे ढूंढने में लगो। वही मेनन बॉडीगार्ड 2 बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, अंडस्को हो सकता है वो अपने घर गई हो, जाकर उसके दोनों घर चेक करो। दोनों बॉडीगार्ड एक साथ कहते हैं, अंडस्को जी बॉस। फिर दोनों एक कार लेकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। फिर वही मैन बॉडीगार्ड कहता है, अंडस्को हमें होटल चलकर देखना चाहिए। अथर्व के बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठते हैं और होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में 5 से 6 बॉडीगार्ड्स जल्दी से होटल पहुंचते हैं और सीधा सिक्योरिटी रूम में आते हैं। होटल का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अथर्व और उनके बॉडीगार्ड्स को अच्छे से जानते थे। बॉडीगार्ड का हेड कहता है, अंडस्को हमें 20 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज देखना है। वहां बैठा आदमी जल्दी उन्हें 20 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। एपिसोड 19 किडनैपिंग। इधर टैक्सी ड्राइवर सीधे सीधे टैक्सी चला रहा होता है और उसका ज्यादा ध्यान तो पीछे बैठी राधिका पर होता है। वह अपने टैक्सी के मिरर से राधिका को ही देखे जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर अपना गला साफ करते हुए कहता है, अंडस्को क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही है। सब ठीक तो हैं। राधिका अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव हटाते हुए बोली, अंडस्को मुझे माफ करना लेकिन मैं अपनी परेशानी आपको नहीं बता सकती। टैक्सी ड्राइवर जल्दी से राधिका की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, अंडस्को कोई बात नहीं मैडम, लीजिए पानी पी लीजिए। राधिका को इस वक्त पानी की ही जरूरत थी। वो जल्दी से पानी की बोतल लेते हुए कहती है, अंडस्को आपका शुक्रिया। राधिका जल्दी से पानी की बोतल का ढक्कन खोलती है और उसमें से पानी पीने लगती है। राधिका पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता। वो अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, अंडस्को मेरा सिर क्यों घूम रहा है। टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है। राधिका को अपना होश खोता देख टैक्सी ड्राइवर के फेस पर मुस्कान आ जाती है।
राधिका के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो थोड़ा बेचैन होते हुए कहती है, अंडस तुमने पानी में क्या मिलाया था? टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस लगता है तुम्हें नींद आ रही है। राधिका तुरंत बेहोश होकर सीट से ही गिर जाती है। इधर अथर्व गुस्से से पागल हो चुका था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके खिलाफ जाकर काम करे। अभी वह किसी आग के समान था, कोई भी उसके पास जाता तो जल जाता। अथर्व गुस्से में कहता है, उस लड़की की इतनी हिम्मत। एंग्री एक बार हाथ लग जाए, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अथर्व अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। बॉडीगार्ड जल्दी से अथर्व का फोन उठाते हुए कहता है, जी बॉस। अथर्व गुस्से से कहता है, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? बॉडीगार्ड कहता है, यस बॉस, हमने अभी होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। वो लड़की टैक्सी में बैठकर कहीं गई है। हमने सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर निकाल लिया है और अब बस उसी टैक्सी का पता लगा रहे हैं। अथर्व सख्त आवाज में बोला, उस टैक्सी ड्राइवर से अच्छे से पूछताछ करना, मुझे आज के आज वो लड़की चाहिए है। बॉडीगार्ड कहता है, यस बॉस। अथर्व कॉल कट कर देता है और गुस्से में खुद से ही कहता है, राधिका, तुमने यहाँ से भागकर अच्छा नहीं किया। तुमने अब तक मेरा अच्छा रूप देखा था, बुरा रूप भी देखोगी। इधर एक खाली गोडाउन में राधिका एक चेयर से बंधी हुई थी और बेहोश थी। वहाँ काफी अंधेरा था और ये गोडाउन काफी समय से बंद था। यहाँ अब ज्यादा कोई नहीं आता था। ये जगह थोड़ी डरवानी भी थी। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। काफी सारी पुरानी चीजें वहां जंग खा रही थी। धीरे धीरे राधिका को होश आने लगता है। वो अपनी आंखें खोलने लगती है, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देता है। शायद बेहोशी की दवाई का असर था। राधिका खुद से ही बेहोशी में बड़बड़ाती है, मैं कहाँ हूँ? राधिका अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है और अपनी आंखें अच्छे से खोलती है। वहां काफी अंधेरा था, बस एक खिड़की से बाहर की हल्की रोशनी आ रही थी। राधिका इधर उधर देखती है। उसे एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। राधिका थोड़ा डर भी जाती है, इसलिए अपना हाथ रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। रस्सी बहुत अच्छे से बंधी हुई थी। राधिका थोड़ा परेशान होते हुए मदद के लिए आवाज लगाते हुए कहती है, कोई है? मेरी मदद कीजिए। राधिका अब थोड़ा जोर से कहती है, कोई है? मेरी मदद कीजिए, किसी ने मुझे यहाँ बांध रखा है। राधिका के इतने मदद मांगने के बावजूद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और राधिका इससे और भी ज्यादा घबराने लगती है। राधिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अब मैं क्या करूं? और मैं यहाँ कैसे आई? तभी राधिका को याद आता है कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे पानी दिया था और वो उस पानी को पीते ही बेहोश हो गई थी। राधिका उस हादसे को याद करते हुए लाचारी में कहती है, मैंने सही कहा था, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं? राधिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश फिर से करने लगती है। तभी उसे कुछ लोगों के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। राधिका थोड़ा घबराते हुए मन में कहती है, कहीं ये वही तो नहीं? राधिका जल्दी से बेहोश होने का नाटक करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। चार गुंडे जो शरीर से द खाली को भी टक्कर दे दे, वो राधिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी एक से एक खतरनाक दिखाई दे रहे थे। सभी ने ऐसे कपड़े पहने थे कि उनके कपड़े ही देखते ही सब डर से कांप जाए। वो सभी राधिका के पास आकर खड़े होते हैं। राधिका उन गुंडों का एहसास अपने पास पाकर घबरा जाती है और डरते हुए मन में कहती है, भगवान जी मेरी मदद करो। उन सभी में गुंडों का बॉस एक गुंडे से कहता है, ये लड़की अब तक होश में क्यों नहीं आई? वो गुंडा जल्दी से राधिका की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, ये लड़की अपनी आंखें खोल, हमें पता है तो नाटक कर रही है। राधिका हैरान थी। वो डरते हुए अपनी आंखें खोलती हैं। राधिका को आंखें खोलता देख गुंडों का बॉस उस गुंडे की तरफ देखते हुए हैरानी से कहता है, तुझे कैसे पता चला ये लड़की होश में है? राधिका भी इसी सवाल भरी नजरों से उस गुंडे को देखती है। वो गुंडा कहता है, बॉस मुझे नहीं पता था ये लड़की होश में है। वो तो कल मैंने एक मूवी देखी जिसमें विलन ने ऐसे ही किया था और वो लड़की उठ गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार कोशिश करूं।
सभी गुंडे उस गुंडे की बात सुनकर हंसने लगते हैं। राधिका अपने आप पर गुस्सा करते हुए मन में कहती है, अंडस्को मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। राधिका उस गुंडे की तरफ देखते हुए कहती है, अंडस्को मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो। गुंडों का बॉस जल्दी से सख्त आवाज में कहता है, अंडस्को तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है लड़की। हाँ ये तो हमें भी पता है कि तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तू हमें दे सकती है, क्योंकि हमने तेरा बैग देखा, उसने सिर्फ 100 रुपए थे, इससे ज्यादा तो हमारे पास है। गुंडों का बॉस राधिका के शरीर को अजीब नजरों से देखते हुए आगे कहता है, अंडस्को लेकिन लड़की तू किसी बैंक से कम नहीं है, हमें बहुत सारे पैसे दिला सकती हैं और ऊपर से तू खूबसूरत है और कम उम्र की है, इसके हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। राधिका को उस आदमी की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो घिन से अपनी नजरें फेर लेती है। वही दूसरा गुंडा जल्दी से धीमी आवाज में कहता है, अंडस्को बॉस प्लीज काम की बात हम बाद में करें, पहले मुझे इस लड़की की आरती उतारनी है। राधिका और बाकी गुंडे हैरानी से कहते हैं, अंडस्को आरती? वो गुंडा जल्दी से कहता है, अंडस्को हाँ आरती, आपको तो पता है आज मेरा गुंडे बनने का पहला दिन है, और मेरी माँ कहती थी औरत लक्ष्मी सामान होती है, उनकी पूजा करनी चाहिए, धंधे में बरकत होती है। गुंडों का बॉस कहता है, अंडस्को चल ठीक है, माँ कहती है तो सही ही कहती होगी, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तेरे को जो करना है कर ले। वो गुंडा जल्दी से जाता है और एक आरती की थाल लेकर वापस आता है। वो ठीक राधिका के सामने खड़े होता है और उसे तिलक लगाकर कर उसकी आरती उतारने लगता है। राधिका बस हैरानी से उस गुंडे को देख रही थी। राधिका की आरती करने के बाद वो गुंडा राधिका के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहता है, अंडस्को आज मेरा इस काम में पहला दिन है, आशीर्वाद दो, मैं हमेशा सफल हूँ। राधिका हैरानी से कहती है, अंडस्को ऐसा आशीर्वाद कौन मांगता है, वो भी इस तरह के कामों में? क्या आप पागल हो? एपिसोड 20 किडनैपर्स के नापाक इरादे। राधिका की आरती करने के बाद वो गुंडा राधिका के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहता है, अंडस्को आज मेरा इस काम में पहला दिन है, आशीर्वाद दो, मैं हमेशा सफल हूँ। राधिका हैरानी से कहती है, अंडस्को ऐसा आशीर्वाद कौन मांगता है, वो भी इस तरह के कामों में? क्या आप पागल हो? राधिका सभी गुंडों की तरफ देखकर उन्हें समझाते प्यार से हुए कहती है, अंडस्को दूसरों का अपहरण करना अच्छा काम नहीं होता, ये काम छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुंडों का बॉस राधिका पर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को चुप कर लड़की, हमने तेरा भाषण सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रखा है, हम तुझे किसी अमीर को बेच देंगे। राधिका थोड़ी कांपती आवाज में कहती है, अंडस्को इससे आपको क्या मिलेगा? गुंडों का बॉस सटकते हुए कहता है, अंडस्को तू थोड़ी पागल है क्या, इससे हमें पैसे मिलेंगे। राधिका सिसकते हुए बोली, अंडस्को तुम लोग कितने इंसान बुरे हो, तुम्हें ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गुंडों का बॉस थोड़ा अनजान बनते हुए बेशर्मी से कहता है, अंडस्को शर्म, ये क्या होता है? सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। राधिका गुस्से से चीखते हुए कहती है, अंडस्को तुम सब के सब पागल हो। गुंडे का बॉस राधिका के बातों से चिढ़ जाता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अंडस्को क्या कब से पागल पागल लगा के रखा है? अब तुम हमें पागल बोल ही रही हो तो हमारी पागलों वाली हरकतें भी देख लो। गुंडों का बॉस राधिका के पास आता है। राधिका थोड़ी डर जाती है। वो गुंडा राधिका के बालों को उसके चेहरे से हटाता है और वो राधिका के हुस्न पर फिदा होते हुए लालच भरी आवाज में कहता है, अंडस्को किस फटाखे को उठाकर लाए हो यार, इतना हसीन चेहरा। राधिका गुस्से से कहती है, अंडस्को मुझसे दूर हटो, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। गुंडों का बॉस शांत लहजे में कहता है, अंडस्को तुम्हारी शक्ल जितनी खूबसूरत है, काश तुम्हारी जुबान भी होती। राधिका गुस्से से उस गुंडे को देखती है। वो गुंडा अपनी उंगलियों से राधिका के चेहरे को छूने लगता है। तभी राधिका को अथर्व की बात याद आती है। अथर्व कहता है, अंडस्को आदमियों पर भरोसा नहीं किया जाता, अगर वो इतने आए तो उन्हें धक्का देकर पीछे करो। कोष्टक।
राधिका ये बात याद करते ही परेशान होते हुए खुद से मन में कहती है, अंडस्को मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, अब मैं क्या करूं। तभी वो गुंडा राधिका के होठों को बड़ी हवस भरी नजरों से देखकर उन्हें छूने लगता है। राधिका को इससे बड़ी घिन आती है और वो जल्दी से आगे बढ़कर उस गुंडे की उंगली को अपने दांतों से जोर से काट लेती है और गुस्से से कहती है, अंडस्को मुझे मत छुओ। एंग्री, वो गुंडा दर्द से करहाते हुए गुस्से में कहता है, अंडस्को आ तेरी इतनी हिम्मत। एंग्री, वहां खड़े सभी गुंडे राधिका को गुस्से से देखते हैं और वो गुंडों का बॉस तो राधिका को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे गोडाउन में गुजरी है। राधिका इस थप्पड़ के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत ही बेहोश होने लगती है। उसके आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है। वो गुंडा गुस्से से अपने साथियों से गुस्से से कहता है, अंडस्को इस लड़की में बहुत ज्यादा चर्बी है, इसका हाथ खोलो, इसे मैं अभी बताता हूँ। वो गुंडे जल्दी से राधिका का हाथ खोलने लगते हैं। राधिका बेहोश होते हुए धीमी आवाज में कहती है, अंडस्को मुझे कुछ मत करना। क्राइंग क्राइंग, और वो राधिका बेहोश हो जाती है। इधर अथर्व और उसके बॉडीगार्ड्स राधिका का पता करते हुए उसी गोडाउन में पहुंचते हैं। तभी उन्हें थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। अथर्व एक पल के लिए वहीं रुक जाता है और उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो परेशान होते हुए मन में कहता है, अंडस्को प्लीज उसे कुछ मत होने देना गॉड। अथर्व का बॉडीगार्ड जल्दी से अपनी दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहता है, अंडस्को बॉस आवाज उस तरफ से आई है। अथर्व जल्दी से उस तरफ बढ़ते हुए अपने पास से गन निकालते हुए गुस्से में कहता है, अंडस्को जो भी बीच में आए, सोचना मत, गोली चला देना। अथर्व के बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी जेब से गन निकालते हैं और अथर्व के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी गुंडे राधिका के हाथों से रस्सी खोल उससे दूर हो जाते हैं और वो गुंडों का बॉस राधिका के पास आता है और जोर से उसके बाल खींचता है और उसके चेहरे को घूरते हुए गुस्से से कहता है, अंडस्को आज तेरा वो हाल करूंगा, तू सपने में भी मुझसे डरेगी। तभी अथर्व और उसके बॉडीगार्ड्स वहां पहुंचते हैं। अथर्व उस गुंडे को राधिका के इतने पास देखकर बौखला जाता है और गुस्से से कहता है, अंडस्को दूर हट उससे। एंग्री एंग्री, किसी की आवाज सुनकर बाकी गुंडे अलर्ट होते हैं और अपने अपने पॉकेट से गन निकालते हैं। वो गुंडों का बॉस भी अपने पीछे मुड़कर देखता है। सभी फिर एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज होती है। अथर्व भी उन गुंडों पर गोली चलाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, अंडस्को संभल कर, उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स अथर्व की बात पर हामी भरते हैं। गुंडों का बॉस एक दीवार की पिलर में अपने आप को बचाते हुए गुस्से से कहता है, अंडस्को अब ये कौन है बे। एंग्री, गुंडों का बॉस सीधा अथर्व के ऊपर गोली चलाता है लेकिन अथर्व वक्त पर एक तरफ होता है और गोली उसके बगल से होकर गुजर जाती है। वो गुंडे अथर्व और उसके बॉडीगार्ड्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। अपने अपने दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े होते हैं। अथर्व उस गुंडों के बॉस को दोनों बार उसके पैर और हाथ में शूट कर देता है और वो गुंडा जख्मी हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। अथर्व के बॉडीगार्ड सभी गुंडों को रस्सी से बांधने लगते हैं। अथर्व जल्दी से राधिका के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंडस्को हे राधिका। राधिका, राधिका को होश में न आते देख अथर्व और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर अथर्व फिक्र भरी आवाज में राधिका को थपथपाते हुए कहता है, अंडस्को राधिका उठो, सब ठीक है। अपने बॉस को उस लड़की के लिए परेशान होता देख बॉडीगार्ड समझ जाता है कि ये लड़की उसके बॉस के लिए तो बिल्कुल आम नहीं है। वो जल्दी अथर्व के पास आता है और कहता है, अंडस्को बॉस इन्हें कुछ नहीं हुआ है, शायद ये बेहोश हैं, आपको इन्हें घर ले जाना चाहिए। अथर्व अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और उठते हुए कहता है, अंडस्को हाँ हाँ। अथर्व का बॉडीगार्ड शांत आवाज में राधिका की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है, अंडस्को सर, क्या मैं इन्हें उठाकर कार तक ले जाऊं? अथर्व तुरंत सख्त आवाज में कहता है, अंडस्को नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। पता नहीं क्यों पर अथर्व के बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुस्कान का जाती है लेकिन वह जल्दी से अपनी मुस्कान छुपा लेता है। अथर्व राधिका को आराम से अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।